Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, Chapter 7, that is all about audit sampling को लेकर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया. The main thing is audit sampling का मतलब क्या है? That is checking less than 100%. Clear? एंड जिसको टेस्ट चेकिंग के नाम से भी जाना जाता है. बट सर बहुत सारी सूटेबल एग्जांपल्स ऐसी हैं जहां पे आपकी सैम्पलिंग नहीं चल सकती. एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वन ऑफ देम इज हाउ वुड यू मेक योर सैंपल इफेक्टिव. द मेन कंटेंट अपने आप में जो पॉइंट्स रिटेन करने वाले हैं द फर्स्ट पेज के मिड पे जो गिवन है कि सर प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कंसिडरिंग अ सैंपल, कि आप अपने सैंपल को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 आपने पढ़ा होगा थॉरो स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड द इंटरनल कंट्रोल्स, कट ऑफ प्रोसीजर अगर लगे हो, रोमम की असेसमेंट अगर आपने करी हो, क्लियर, एंड एडिक्वेट अमाउंट लेना, एप्रोप्रिएट अमाउंट लेना अपने आप में बहुत जरूरी है. फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को समझिए. तो काफी सारी थिंग्स आप लोगों ने लास्ट उस पॉइंट में क्या करी, डिस्कस करी. क्लियर. सो अगर मैं बिल्कुल रिसेंटली अपने टॉपिक की बात करूं तो सिलेक्शन में दो तरह की सिलेक्शन आपके पास आई, जिनमें से एक तो हम कर चुके हैं अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन. मुझे जस्ट इन पॉइंट्स का वन बाय वन एक बार मीनिंग बता दीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में स्ट्रेटिफिकेशन में, पर्टिकुलर स्ट्रेटिफिकेशन में आपके 6 पॉइंट्स थे. 6 में आपने पढ़ा क्या. नंबर 1 इज कि सर पहले तो आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करिए डिस्क्रीट. व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रीट? अपनी मर्जी से. डिस्क्रीट अपनी मर्जी से सब पॉपुलेशंस में डिवाइड करिए, बट इन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉमन सेंस है. बॉक्स लगाएंगे, अलग अलग करेंगे, क्लासिफिकेशन होगी तो नेचुरली डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में करोगे ना. एंड नंबर 2 इज सर इस स्ट्रेटिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सैंपल में वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना हमारा मेन मोटिव है. क्लियर. सो एंड देयरफॉर अलाउ सैंपल साइज टू बी रिड्यूस, ताकि आपको ज्यादा सैंपल साइज ना लेना पड़े. इसीलिए मैं अपनी ज्यादा मेहनत किसके ऊपर लेके चल रहा हूँ कि स्ट्रेटिफिकेशन पे टाइम लगा लो. डाटा को ही क्लासिफाई अगर अच्छे से कर लिया जाए तो नेक्स्ट वन अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी. इवन आपको सैंपल साइज भी बढ़ाना नहीं पड़ेगा. नॉर्मल से सैंपल साइज से आप अपनी सारी कैलकुलेशंस कर पाएंगे. ओके. आफ्टर दैट नंबर थर्ड में आपने क्या पढ़ा कि सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते टाइम यूजुअली मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है. फॉर एग्जांपल में दिया गया लाइक ज्यादा, क्योंकि देखो जैसे डेटर्स में मैंने कल एग्जांपल प्रोवाइड करी कि सर डेटर्स तो 5,000 के भी हैं, डेटर्स 50,000 के भी हैं, डेटर्स 5 लाख के भी हैं. बट आई थिंक सो आपको अपने जो ये एफर्ट्स लगाने चाहिए वो किसकी ओर लगाने चाहिए, लार्जर मॉनेटरी वैल्यूज की ओर ज्यादा लगाने चाहिए, बिकॉज उनके अंदर ग्रेटर पोटेंशियल, एक वर्ड आपने यूज किया, बिकॉज दे हैव ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को लेकर, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स उन पे लगाने चाहिए. बाकी सर कोई मॉनेटरी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कोई ज्यादा जरूरी नहीं है. कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं. लाइक प्रोविजनिंग करते टाइम डेटर्स की क्लासिफिकेशन करना एज वाइज, तो मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कहा कि मॉनेटरी वैल्यू ही आपका बेस होते हैं. वो तो हमने बताया कि ज्यादातर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते टाइम मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होती है. क्लियर. बट द मेन थिंग इज नंबर 5 एंड 6 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिनमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो कि अप्लाइड टू अ सैंपल है, जो भी आपने एपीज लगाए. नेचुरली सर जब आपने सारे डाटा को अलग अलग बांट दिया गया, अलग अलग यूनिट्स में उसको आपने क्लासिफाई कर दिया, तो एक का रिजल्ट दूसरे पे कैसे प्रेडिक्टेबल हो सकता है. सारे सैंपलिंग यूनिट्स का, सारे स्ट्रेटास का, मैं वर्ड यूज करूंगा स्ट्रेटम या स्ट्रेटस, जितने भी अलग अलग स्ट्रेटम्स हैं सबका रिजल्ट अपने आप में क्या है, अलग है. और आप कैलकुलेट भी, असेस भी क्या करिए, पहले अलग अलग करिए, फिर बाद में उसमें क्या करिए, एड ऑन करिए, फिर बाद में उसमें क्या करिए, टोटल असेसमेंट बनाइए. ये थोड़ी कि सर जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से आया मतलब 3 4 5 का भी वही रिजल्ट होगा. हर एपीज हर पॉपुलेशन पे अलग अलग परफॉर्म करेंगे. क्लियर. और ये सारा कुछ करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी अपनी पॉपुलेशन को समझें. एंड पॉपुलेशन मीन्स
the entire set of data from which the sample is to be drawn and about which the auditor wants to draw conclusions. And you must find out the nature of audit procedures, the purpose of APs, and plus the characteristics of the population. And characteristics of the population में आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी? कार, C for completeness, A for accuracy, A for appropriateness and R for reliability. That's all about the last topic जो आपने अभी करा. क्लियर? तो मैं इन टॉपिक्स को लेकर ज्यादा सीरियस अल्टीमेट क्यों हूं? क्योंकि सर ये बेस तो पहले 4 भी करते हैं, बेस तो ये पहले 4 चैप्टर्स पे ही करते हैं, बट ये ऐसी अपने आप में पोटेंशियल रखते हैं कि इनको कहीं भी मिक्स करके फेंक दो, ये किसी भी क्वेश्चन में फिट हो जाए. मन करे जो टॉपिक्स आपने मान लो बैंक ऑडिट में मन करे सैम्पलिंग वर्ड आ रहा हो, अब अपा कहे जी बैंक ऑडिट में ऐसा कोई वर्ड तो अपा ने पढ़ा नहीं. पहली बात, ऑडिट आप कौन सा किसी पर्टिकुलर एंटिटी का कर रहे हैं? ऑडिट तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है. तेरे को वो जान बूझ के मन करे एलएलपी में कोई पॉइंट ले, मैं कहूँ जी एलएलपी के कंटेंट में ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं, तो मैंने कब कहा कि एलएलपी में सिर्फ वही कंटेंट है? ये सारी थिंग्स जो चल रही हैं, हो सकता है मैं आपको एक सिनारियो बनाकर एलएलपी वर्ड यूज कर दूं बीच में, शायद तू गुम हो गया 18 चैप्टर में, जबकि वो चैप्टर कौन सा था? 7, 4, 3, इनमें से कोई. वो तो एक एंटिटी का नाम ही दिया कि वो एलएलपी है, तो मुझे क्या फर्क पड़ गया? आप कॉन्सेप्ट पे रहिए कि पूछा क्या जा रहा है, ना कि एंटिटी पे जाइए कि एंटिटी वाइज को टॉपिक थे. क्लियर? नेक्स्ट इज, अब आइए वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. पढ़िए जी. यस, व्हेन परफॉर्मिंग test of details, it may be efficient to identify the sampling unit in the individual monetary units that make up the population. देखो सर, सबसे पहले तो जैसे आपने अभी पीछे वर्ड रीड आउट किया, वैसे तो सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कई बार स्ट्रेटिफिकेशन मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड भी होती है और एक होती है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करना. यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे सीधा ही वर्ड क्या चल रहा है? वैल्यू वेटेड. जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको सिलेक्ट कर लो आउट ऑफ द पॉपुलेशन, द इंडिविजुअल यूनिट्स. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग यूनिट्स? that makes up the population, that is called as that individual units. उनको वैल्यू बेस्ड उठा दो, एंड वैल्यू बेस्ड मींस काइंड ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बेस्ड. पढ़िए, हैविंग सिलेक्टेड specific monetary units from within the population. For example, the accounts receivable balance. बस सिंपल एक बात बता दे, क्या तूने डाटा को किसी स्ट्रेटास में बांटा? इस सिलेक्शन में क्या, जैसे तुझे स्ट्रेटिफिकेशन में कहा गया था कि पहले मेहनत करो डाटा पे, फिर उसमें से सैंपल भरना, मतलब तूने पहले डाटा को किस में बांटा? स्ट्रेटास में, ग्रुप्स में, बाद में कुछ करने को कहा. क्या यहां तुझे कहा जा रहा है? यहाँ तो सीधा ही क्या कर रहा है? पॉपुलेशन में से वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कर लो, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको सिलेक्ट, जिनके अंदर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है उनको पकड़ लो, बस दैट्स इट. छोटे मोटों को करो साइड पे. अरे पहले छोटे मोटे वालों में से भी तो कोई सैंपल आ रहा था, कुछ ना कुछ अमाउंट तो ले रहे थे आप. जब तुमने डाटा को क्लासिफाई करा 0 to 50,000, सैंपल तो उसमें से भी लिया था. अब इसमें डायरेक्टली क्या कह रहा है? 5 लाख, इसको ले लो, बाकी सबको छोड़ दो. इसमें प्योर वैल्यू वेट कि जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, उसको सिलेक्ट करो. पढ़िए. यस, वन बेनिफिट of this approach to defining the sampling unit is that audit effort is directed to the larger value items because they have the greater chance of selection and can result in क्या? Smaller sample size. बड़ी बड़ी आइटम उठाओ, स्मॉलर सैंपल साइज बनाओ, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल दो, इतना भी क्या चिंता. समझे पॉइंट? तो सर मैं इसमें वैल्यू वेटेड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मानता जितना स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक अपने आप में अच्छा था, वो 6 पॉइंट्स ऊपर वाले. हुआ क्लियर? चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन नेक्स्ट इज, अभी तक थोड़ा सिंपल पिच पे था, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग. तेरे आने वाले जो नेक्स्ट 2 पेज हैं, टर्न करके देख लीजिए, उसमें बॉक्सेस गिवन होंगे जिनमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. इन बिटवीन लिखा हुआ है सैंपल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज, और साथ में गिवन होगा रीजन. मिल रहा? 2 या 3 बॉक्स होंगे पर्टिकुलरली. दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स, बट ये एग्जांपल्स हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़नी जरूर है, जरूर पढ़िए, बट उसका क्रक्स तुझे मैं इस पेज पे दूं. दैट मींस दैट इज योर होमवर्क पार्ट. वो 2 बॉक्स पढ़ना वो आपका होमवर्क पार्ट है. असेसमेंट करके आइएगा. किस बात की असेसमेंट?
इन पॉइंट्स को समझने के बाद, पहले सुन लो, पहले समझ लो, इन पॉइंट्स को समझने के बाद असेसमेंट करके आइएगा। अगर ये सिचुएशन है, सिचुएशन गिवन है लेफ्ट साइड पे, पता सैंपल साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट इज द मोटिव। मैं आपको थीम समझा दूंगा, होमवर्क पार्ट वो 2 पेज आप लोगों के, बिकॉज दैट आर एग्जाम्पल्स। उसमें कोई भी नो नो आप उसको नॉलेज पर्पज के लिए लीजिए, बट लीजिए जरूर करिए, मस्ट डू, मस्ट डू। उसके बिना तेरा चैप्टर अधूरा है और उसका क्रक्स तेरे सामने यहां दे। पढ़िए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ सैंपल। अब देख, तू पॉपुलेशन पे वर्क कर रहा है, पॉपुलेशन पे वर्क तूने कैसे करा, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना, आइडेंटिफाई करा, समझा, पर्पस ऑफ एपीज देखे, सब कुछ डन डन। अब फाइनली वक्त आ गया किस चीज का, टू ड्रॉ अ सैंपल आउट ऑफ द पॉपुलेशन, आउट ऑफ द पॉपुलेशन। एक बार इसको साइड पे कर दे, स्ट्रेटिफिकेशन को, वैल्यू वेटेड को साइड पे कर दे, दीज आर द मेथड्स, छोड़ पर। मैं तो ये कह रहा हूं पॉपुलेशन में से अब सैंपल निकालना है। नाउ व्हाट क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्वेश्चन अराइज हो, कितना सैंपल, कैसा सैंपल, दैट मीन्स नेचर एंड एक्सटेंट। तो कहता सर कोई फैक्टर्स भी होते हैं कि मतलब जो ये डिटरमिन करने में हेल्प करें कि व्हाट शुड बी अ एक्चुअल सैंपल साइज, कितना सैंपल होना चाहिए, कैसे कोई फैक्टर्स होते हैं। यस, इट डिपेंड्स अपॉन 3 वर्ड्स। मतलब द साइज ऑफ सैंपल डिपेंड्स अपॉन 3 वर्ड्स। वन इज टॉलरेबल एरर, व्हाट इट मीन्स, ऑडिटर की सहन शक्ति, देखिए इसको, ऑडिटर की सहन शक्ति, पेशेंस। अब एक सिंपल सा पॉइंट बता, लॉजिकली जितना मेरा टॉलरेबल लेवल क्या होगा, किस बात को लेकर, किस चीज की टॉलरेशन, मिसस्टेटमेंट्स। पता ही है, पता ही है कि मिसस्टेटमेंट्स तो होंगी। अब वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन। पहली बात तो टॉलरेबल लेवल का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ error in the population that auditor is ready to accept for a given sample size। जो मेरा मन राजी है एक्सेप्ट करने को कि कोई बात नहीं जी, इतना होगा तो चलेगा, ये मेरा मैक्सिमम लेवल। एंड वही बात है कि कोई ज्यादा मेरी पेशेंस टेस्ट करेगा, फिर तो सर बर्स्ट आउट तो होगा ही होगा। मेरा एक लेवल है जी, एक टॉलरेबल लेवल है कि जहां तक टॉलरेट होगा वहां तक करेंगे, बट उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। सिंपल सी बात। तो कहते जी व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेबल एरर, दैट मैक्सिमम एरर इन द पॉपुलेशन व्हिच एन ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट। नाउ इफ तेरा पेशेंस लेवल है कम, किस बात को लेकर कम, मैं मिसस्टेटमेंट्स नहीं सह सकता, मुझे एक्यूरेसी चाहिए, मुझे गलतियां नहीं चाहिए। अब इस चक्कर में जब तू कह रहा है कि मैं छोटी छोटी बात का इशू बना लेता हूं, मैं छोटी छोटी बात को सह नहीं सकता, फिर तो भाई सैंपल साइज क्या लेगा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। क्यों, मैं मैक्सिमम मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि ना सैंपल साइज कम नहीं बड़ा ले, ज्यादा से ज्यादा चेक कर। बस ये मान ले रोक रहे हैं कि 100% नहीं करना, मैं तो नहीं सारा कर दूं। भावनाओं पे मत जाना, वैसे फीलिंग आ जाती है ना बोलते बोलते, कि मेरे को तो ये रोक रहे हैं अल्टीमेटली क्योंकि मेरा टॉलरेबल लेवल क्या है, कम। मैं तो सर मिसस्टेटमेंट सह नहीं सकता जी। अगर मिसस्टेटमेंट है तो अल्टीमेटली मैं तो नहीं सर, मैं तो उस केस में क्या कहूंगा जी, 100% चेकिंग कर दें। कहते फिर सैंपलिंग टॉपिक कहां से आया, फिर भी सर ऐसे करेंगे, देखो जी सैंपल फिर तो बड़ा लेंगे, सिंपल सी बात, क्योंकि मेरा टॉलरेबल लेवल क्या है, कम। और अगर मेरा टॉलरेबल एरर का लेवल, टॉलरेबल एरर का लेवल अगर मेरा हाई है, मैं प्रोवाइड नहीं करता, फिर तो स्मॉलर साइज भी ले ले, कोई चक्कर नहीं। मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स। लेग साइड, लेग साइड कि सर आपके टॉलरेबल एरर और सैंपल साइज का रिलेशन कौन सा है, इनवर्स। अगर तेरा टॉलरेबल लेवल हाई है एरर्स को सहने का, देन नेचुरली सर आपका जो सैंपल साइज होगा वो क्या होगा, कम। और अगर तेरा टॉलरेबल लेवल कम है तो सैंपल साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि तुम केयरफुल होकर चलोगे। अब वर्ड है, लगाना किस पे है, मेरे पास तो प्रोसीजर ही 2 है, वन इज कंप्लायंस, दूसरे वाले में कंप्लायंस वाले में डॉक, और सब्सटेंटिव वाले में कार, जो बेसिकली चेक करते हैं। पढ़िए सर, इन कंप्लायंस प्रोसीजर आपको एक मैक्सिमम रेट ऑफ डेविएशन
from the established procedure of IC, that is, and in substantive procedure आपको maximum monetary error एक देना होगा, लिमिट डिसाइड करनी होगी ना कि सब्सटेंटिव के केस में मैक्सिमम मॉनेटरी आइटम, मैं कह जी चलो 15,000 तक की कोई आइटम हुई ना छोड़ देना, कुछ चक्कर नहीं, सब्सटेंटिव के केस में मॉनेटरी वैल्यू दी, एंड कंप्लायंस के केस में आईसी की कमी तो कितनी कमी, आपको एक एरर का लेवल उनको देना होगा, आपको अपने आप को क्लियर करना होगा कि कहां तक आप अपने आप को ज्यादा सही पाना चाहते हैं, कितना लेवल है तुम्हारा, दैट इज नंबर 2 आ जा। अच्छा, सेकंड वर्ड इज क्या लिखा हुआ है, व्हाट इट मींस, आप कितना प्रेडिक्ट कर, एक चीज बता, इन दोनों में रिलेशन तेरा कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड एरर और सैंपल साइज का रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतना सैंपल साइज ज्यादा, एंड जितनी एक्सपेक्टेशन कम होगी उतना सैंपल साइज, कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन भी तो वर्क करती है ना, कि आपको क्या लगता है जी कितनी गलतियां होंगी, कितना मिस स्टेटमेंट होगा, पढ़िए, इफ ऑडिटर expects possibility of error in population, larger sample size is required. And if population is expected to be free of misstatement, then smaller sample size. तो इस पे क्या लिखा आपने साइड पे, पॉजिटिव रिलेशन, क्लियर। चलिए अब आता है वर्ड द थर्ड मेन, सैम्पलिंग रिस्क। जैसे आप लोग ऑडिट रिस्क वर्ड यूज करते हैं वैसे ही होता है एक सैम्पलिंग रिस्क, बट ये अराइज ही कब होगा, जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे किसके बेसिस पे, मान लो बंदे ने 100% चेकिंग करी, क्या वहां पे सैम्पलिंग रिस्क होगा, वहां पे रूटीन चेकिंग तो वो कर रहे हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ही, ऑडिट रिस्क से अलग है बट लाइकवाइज ऑडिट रिस्क। ये अराइज कब होगा, जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ किए जाएं किसके बेसिस पे, अब मैं आ गया रिस्क में, किस बात के रिस्क में, मैं क्या सर जो प्रोसीजर मैंने लगाए हैं किस पे, सैंपल पे, और जो कंक्लूजन मैंने क्या करा है ड्रॉ, अगर वही प्रोसीजर जो इस सैंपल पे लगाए, अगर वही प्रोसीजर ऑल ओवर द पॉपुलेशन पे लगाए जाए ना, रिजल्ट कुछ और आएंगे, रिजल्ट कुछ और आएंगे। मुझे इस बात का सैंपलिंग रिस्क है, और किस बात के लिए मेरी खटखटा रहा है बात दिमाग में, कि देखिए कहीं सैंपल के कारण आप गलत कंक्लूजन ना दे दे, कि जो मैंने एपीस, जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर कहां पे लगाए हैं, सैंपल पे, इसने तो कंक्लूड कर दिया, बट अगर यही सेम प्रोसीजर, रिस्क वर्ड बोल रहा हूं, यही सेम प्रोसीजर अगर ऑल ओवर पॉपुलेशन पे लगाए जाए, तुझे कंक्लूजन कुछ और मिले, ओपिनियन कुछ और बनती, मुझे इस बात का सैंपलिंग रिस्क है, और ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मेरा कंक्लूजन किस पे बेस करता है, सैंपल पे। मैं क्या बस सैंपल पास हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सैंपल ही फेल हो गया। सैंपल फेल होने का मतलब क्या होता है, पापा कहते हैं उनके सैंपल फेल हो गए, सैंपल फेल होने का मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो नहीं पाए गए, जो वहां पे वो कह रहे थे। वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इट अराइजेस फ्रॉम possibility that auditor's conclusion based upon sample may be different from conclusion that would have अच्छा, been that would have been reached, जो मे बी निकलते पहुंचते अगर सेम ऑडिट प्रोसीजर वर अप्लाइड ऑन द किस पे होते, एंटायर पॉपुलेशन। इसको हिंदी में लिखा, इसको हिंदी में लिखा अपनी लैंग्वेज में, क्या बनाओगे लैंग्वेज, सैंपलिंग रिस्क तब अराइज होगा अगर अगर क्या, सैंपलिंग रिस्क तब अराइज होगा अगर जो प्रोसीजर सैंपल पे लगाए गए वही एंटायर पॉपुलेशन पे लगाए जाएं तो कंक्लूजन अलग होंगे, तो कंक्लूजन अलग होंगे। बनाइए इसको अपनी लैंग्वेज, थोड़ा सेल्फ भी अपने आप को कंट्रीब्यूट किया करें, दैट मींस लैंग्वेज बनाइए मैक्सिमम, चाहे बेशक 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितनी बनती है बनाओ, बट उसको बनाओ, ये टॉपिक्स उतने आपके कॉन्फिडेंस में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज, इट इज ऑलवेज इन, कब, सैम्पलिंग। सर ये होगा ही कहां पे, जहां पे आपका कंक्लूजन किसके बेसिस पे है, सैम्पलिंग के बेसिस पे, वो तो कॉमन है ना। अब जिस बंदे ने मान लो 100% चेकिंग करी है तो उसके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल क्यों होगा, खुद भी दिमाग लगाओ। आगे, इफ एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क इज,
no, हाँ। large sample is needed. इसका भी रिलेशन कौन सा, इनवर्स, कि अगर भाई तू चाहता है कि सैम्पलिंग रिस्क कम आए फिर तो बड़े से बड़ा सैंपल ले। अगर कह रहा है जी सैम्पलिंग रिस्क ज्यादा होने का कोई मतलब केयर ही नहीं है, फिर तो स्मॉल सैंपल्स ले, फिर हमें क्या दिक्कत। इसमें भी रिलेशन कौन सा आया, इनवर्स। पढ़िए, सैम्पलिंग रिस्क एज पर एसए 530, इतना बड़ा पैराग्राफ इन्होंने बना के दिया, जिसका कंक्लूजन कुछ चंद शब्दों में नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट पेज पे आपको देगा। पहले इसको समझ लें, पॉइंट सही है, पेपर में आया, ये दो जो आप पढ़ेंगे बड़े पॉइंट्स, ये पेपर में पूछे गए, बट मेरे को एट अ ग्लैंस एक बार समझ लेने दीजिए, पॉइंट बता देने दीजिए, फिर इंग्लिश पढ़ना। पढ़ना जी, सैम्पलिंग रिस्क एट अ ग्लैंस। एक चीज बता, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये दो ही है, इन्हीं में से सैंपल एंड ऑल आपने ड्रॉ करना है, इसी पे कंक्लूजन आपने प्रोवाइड करना है, डन। अब एक चीज बता, या तो क्या होगा, तुम इन प्रोसीजर्स पे बहुत ही रिलायंस कर दोगे कि जी यहाँ पे तो सिस्टम देखो, सैंपल तो दो चीजों में लेके जाएगा, या तो तुझे ओवर रिलायंस में लेके जाएगा या अंडर रिलायंस में लेके जाएगा। ओवर रिलायंस मीन्स ज्यादा ही विश्वास ले लिया, एंड एक होता है अंडर रिलायंस मीन्स मैं भरोसा नहीं कर रहा। दोनों में से रिस्की कौन है, दोनों में से रिस्की कौन है, ओवर रिलायंस। एक बात बता, मैंने आपकी देखो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट तो होती है, और मैंने भी अंडर रिलायंस प्रोवाइड करी, तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो ठीक है, मैं तो अपना ही काम बढ़ा रहा हूं, मैं अपने ही काम बढ़ा रहा हूं, किसी का तो नहीं कर रहा। अब मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, और मैं बहुत ही विश्वास दिखा रहा हूं कि नहीं यहाँ पे तो गलती हो ही नहीं सकती, गलती होती क्या है, कि मतलब इतना ज्यादा कि यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ओ डीओसी बहुत सही चल रहे थे, सब्सटैंटिव एमपी कवर एंड परफेक्ट है जी, पूरी एक्यूरेटी एक्यूरेसी यहाँ पे। सर ये ओवर रिलायंस तो आई थिंक सो, दोनों में से मिसलीड कौन कर रहा है, ओवर रिलायंस। गलत कंक्लूजन किस में जा रहा है, दैट इज द पॉइंट। यही क्वेश्चन पूछा गया सैंपलिंग रिस्क बेस पे बनाकर, कि सर अगर लेट इट बी आप कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे ये सारे थिंग्स लगा भी रहे हैं, तो ये बताइए एरनियस कंक्लूजन किस में जाएगा। एरनियस कंक्लूजन जाएगा सर जब आप अपने कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव पे क्या करेंगे, ओवर रिलायंस प्ले करेंगे। वर्ड क्या लिखा हुआ है, दीज बोथ में लीड टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एरनियस ओपिनियन बाय द ऑडिटर। ये तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है, कोई गलत है उसको गलत बताना गलत थोड़ी है, दोबारा सुन, कोई गलत है तो उसको गलत बताना कोई गलत थोड़ी है, वो तो अंडर रिलायंस ही कर रहा हूं मैं। क्योंकि सर अगर किसी चीज पे तुम अंडर रिलायंस करोगे या इनकरेक्ट रिजेक्शन करोगे जबकि मन करे वो सही हो, मैं फिर भी उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं जी यहाँ पे गलती है जबकि गलती ना हो, मैं फिर भी कह रहा हूं कि मिसस्टेटमेंट्स हैं, तुम्हारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कमी है जबकि इफेक्टिव हो, तो मैंने अंडर रिलायंस ही करी। और जहां तुझे अंडर रिलायंस मिलेगी, तेरे सैंपल में अंडर रिलायंस मिलेगी, तो तू अपने लिए क्या करेगा, मोर वर्क टू बी परफॉर्म्ड होगा ना, आप उसको और सही फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, आप उसके रिगार्डिंग और ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो बढ़िया ना, तो आप अपना काम बढ़ा ही रहे हो, कम थोड़ी कर रहे हो। कोई गलत कंक्लूजन तो नहीं जा रहा मार्केट में, गलत को गलत ही बताया है मैंने। हाँ थोड़ा ज्यादा बता दिया, थोड़ा कम बता दिया वो अलग है, बट गलत तो बताया, ऐसा तो नहीं कह दिया बिल्कुल क्लीन चिट जी, बिल्कुल है ही नहीं गलती जबकि गलतियां हैं। क्लियर। सो हाउ एवर ऑडिट रिपोर्ट इस केस में कोई भी एरनियस नहीं होती। तो इसको सर अल्टीमेटली इसको लिख लीजिए, यहां पे बना लीजिए लैंग्वेज अपनी, क्या बनाएंगे, जब ऑडिटर, जब ऑडिटर, इसको शॉर्ट वर्ड में लिख लेना, सीपी एंड एसपी, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे ओवर रिलाइड कर जाए, जब ऑडिटर सीपी एंड एसपी पे ओवर रिलायंस कर जाए, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसकी ऑडिट रिपोर्ट गलत ओपिनियन प्रोवाइड करेगी, तो उसकी रिपोर्ट गलत ओपिनियन प्रोवाइड करेगी। चलिए नेक्स्ट इज, अब आ जा बैकवर्ड्स, पढ़ो जी।
द रिस्क दैट, पहली बात तो सैम्पलिंग रिस्क क्या है सर, वही वर्ड पढ़िए दोबारा, क्या था जी, सैम्पलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन जो बेस्ड ऑन क्या है, सैंपल में भी क्या होगा, डिफरेंट, अगर वही प्रोसीजर जो किस पे लगाए गए, सैंपल पे लगाए गए, अगर वो किस पे लगाए जाए, पॉपुलेशन, तो सर आपको ओपिनियन क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। क्लियर। नाउ सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टू टाइप ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एरनियस कंक्लूजन। पहला, इन द केस ऑफ a test of controls that controls are more effective than they actually are, हाँ. or in the case of a test of details that a material misstatement does not exist। पहले तो कह रहा है कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है, टेस्ट ऑफ डिटेल में बहुत अच्छी, मतलब अल्टीमेट आपको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, जबकि मिसस्टेटमेंट तो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मतलब पहला केस कौन सा, ओवर रिलायंस। क्लियर। व्हेन इट फैक्ट इट डज, यस, द auditor is primarily concerned with this type of erroneous conclusion because it affect the audit effectiveness and is more likely to lead and क्या लिखा हुआ है, inappropriate audit opinion। तो इसको साइड पे लिख लेना, सिचुएशन ऑफ ओवर रिलायंस। नंबर 2, हाँ जी, in the case of a test of controls that controls are less effective than they actually are, or in the case of a test of details that a material misstatement exists when in fact it does not। बिल्कुल। This type of erroneous conclusion affects audit देखो, efficiency। कहने को ये एरनियस कंक्लूजन है, बट ये तेरी ऑडिट एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, ऑडिट ओपिनियन को नहीं। किसको इफेक्ट करेगा, तुझे हर्ट करेगा। किस बात को लेकर कि मुझे काम और करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या हैं, वीक, मन करे अच्छे हों। मैंने कहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं जबकि करती नहीं है, तो ये मेरी एफिशिएंसी को टच करेगा। क्लियर। आगे, एज इट वुड यूजली लीड टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडिशनल वर्क, और इसको लिख लेनी चाहिए, अंडर रिलायंस। अगर ऑडिटर अंडर रिलायंस करता है, अगर ऑडिटर अंडर रिलायंस करता है, तो वो अपना ही काम बढ़ा रहा है, अपना ही काम इंक्रीज कर रहा है, टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी, टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी। बताओ जी, डन। हाँ जी, वो सिलेक्शन का मेथड है, सैंपल साइज नहीं बता रहे, वो सिलेक्ट करने का मेथड है। अभी मैंने तुझे सिलेक्शन तो पढ़ा ही नहीं, वो तो चलो पहले टॉपिक आ गया कि मेजरली दो होते हैं, मेथड तो आगे और भी आएंगे। अभी मैं पूछ रहा हूँ सैंपल साइज कितना होगा, ठीक है ना, वो मेथड थे सिलेक्ट करने के। जैसे तुमने साइज सोच लिया इतना करना है, अब करना कैसे है, वो चीज है। क्लियर। चलिए, इसमें टू ब्रिंग एफिशिएंसी, टू ब्रिंग मोर एफिशिएंसी। हाँ जी, अब एक चीज पढ़ना सर, जैसे लाइक मैं फर्स्ट एग्जांपल, अच्छा इसमें दो कॉलम होंगे, पहला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, दूसरा होगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स का। क्लियर। फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिटर्स रोमम टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स। तो बताओ, मीनिंग बताओ पहले तो, फैक्टर क्या है, ऑडिटर का रोमम असेसमेंट क्या करी है, इंक्रीज। रोमम के असेसमेंट इंक्रीज होने का मतलब, रोमम के असेसमेंट का बढ़ना मतलब, नो नो नो, मैं वर्ड के पूछ रहा हूँ, रोमम बढ़ना मतलब आपकी असेसमेंट बढ़ रही है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो सैंपल साइज कम होना चाहिए, ज्यादा, इंक्रीज। समझ गए ना, इस पॉइंट से इसको पढ़ना। द फैक्टर इज गिवन, कि तेरे सामने ये सिचुएशन है, ये बता सैंपल साइज बढ़ेगा या कम। एंड आई थिंक सो, अगर तेरा रिलेट कर रहा है कॉन्सेप्ट, तुझे रीजन में जाने की जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सिचुएशन पढ़, अपना यस और नो पढ़। बट तुझे कॉन्ट्राडिक्टरी एक दो पक्का मिलेंगे जो आप मेरे से डाउट पूछोगे। क्लियर। पढ़ना, तभी मैं आपको दे रहा हूं कि इन दो टॉपिक्स को अपने लेवल पे देखना, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल असेसमेंट है कि सर आपने बता तो दिया कि ये भी तो एक्सपेक्टेड एरर है, ऑडिटर का रोमम बढ़ना क्या एक्सपेक्टेड एरर, और रोमम की असेसमेंट बढ़ रही है तो सर सैंपल साइज भी बढ़ेगा। अगर रोमम की असेसमेंट कम होगी तो सैंपल साइज भी कम होगा। समझे ना पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट, अब इसको देखिएगा, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल का था, दूसरा टेस्ट ऑफ डिटेल। नेक्स्ट टेस्ट, आगे चलिए, सैंपल सिलेक्शन मेथड। लो जी, दोबारा एक बार सिंपल मोड पे आगे, फिर लास्ट पेज इसका दोबारा फिर हाई लेवल पे जाएगा। पढ़िए, रैंडम सैम्पलिंग, यस, meaning all items have equal chances of selection। बिल्कुल। It may involve use of random number table
It can be of two types. That is सिंपल रैंडम और मे बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम. स्ट्रेटिफाइड तो फिर वही आ गया दोबारा. क्लियर. सिंपल रैंडम में क्या होगा, जहां पे सारे के सारे जितने भी पॉपुलेशन का पार्ट हैं सबके सब क्या है, होमोजीनियस. एंड होमोजीनियस होना brings to me similar. brings to me that equal chance will be given to every unit in the population. Clear. So random sampling का मतलब क्या होता है, where every item in the population has equal chance of being selection. Clear. पढ़िए. Each item the population has, For example, each data has Hmm. equal chance of selection. Hmm. It can be chosen by use of random number table, help of computer, picking up number in a random way. maybe sir picking in a random way, and suitable for, ये किसके लिए होगा, homogeneous के लिए. But sir stratified, अब stratified का point क्यों आया, मैं कहा जी बेशक डाटा आपका होमोजीनियस हो, फिर भी कहीं ना कहीं देखो, ये तो चलो पर्टिकुलर एप्लीकेबल कहां पे होता है, हेट्रोजीनियस. बट अगर आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बीच में डाल दो ना, कि आपको ना स्ट्रेटिफाई करना चाहिए, इसमें तो जरूर करना चाहिए स्ट्रेटिफाई, क्योंकि आपका डाटा ही क्या है, हेट्रोजीनियस. तो जो आपका सैंपल अगर तुम रैंडम वे से निकालोगे ना, इन द हेट्रोजीनियस डाटा, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा. और मैं चाहता हूं कि सैंपल आपका क्या हो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो. तो ऐसे करो, पहले डाटा को अलग अलग स्ट्रेटास में बांटो, फिर उनमें से सारे में से कुछ ना कुछ सैंपल ले लेना. एटलीस्ट वो सैंपल जो होगा वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑल द पॉपुलेशन इन द होगा ना, कम से कम. पढ़िए. स्ट्रेटिफिकेशन मींस dividing a heterogeneous population into more homogeneous subpopulations. Sample is taken from each subpopulation stratum. It is useful for diversifying. डबल टिक. नेचुरली सर, जहां पे इतनी वैरायटी होगी वहां पे करोगे ना. नहीं, मुझे ग्रुप्स में बांटने की जरूरत क्या थी, मुझे इतनी पॉपुलेशंस में जाने की जरूरत ही क्या थी. क्लियर. फॉर एग्जांपल डेटर इन रेंज ऑफ, अब देख 20 रुपए वाला डेटर और 5 लाख वाला डेटर दोनों बराबर तो नहीं है. तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटास में बांटने के बाद मैं अपनी इंपॉर्टेंस तो दे सकता हूँ, पर मैं इग्नोर भी नहीं कर रहा. जैसे वैल्यू वेटेड ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया था. वैल्यू वेटेड ने क्या कहा, आउट ऑफ द पॉपुलेशन बड़ी आइटम्स को उठाओ, ये हाई वैल्यू आइटम्स. बट यहां पे वर्ड क्या बोल रहा हूं, यहां पे वर्ड क्या बोल रहा हूं, पहले उसको अलग अलग बांट लेना, सब में से कम ले या ज्यादा ले. अब एटलीस्ट ए बी सी डी किसी में से लोगे लोगे तो कंप्लीट लोगे ना. तो सैंपल तेरा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल तो होगा. आगे चल. नाउ रैंडम सैंपल is chosen from each stratum. Its results are more appropriate in case of population having different characteristics. It's simply an extension of simple random की ही extension है. It requires special attention to judge content of क्या, each stratum. हाँ, बस आपको classification पे थोड़ा ध्यान देना होगा. Clear. इसका last word जो लिखा हुआ है ना, however it requires means classify करते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा. Clear. चलिए, systematic selection. So इसका मतलब ये होगा ना, different types की जो ट्रांजैक्शंस उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल, हाँ, वैरायटीज को अलग अलग करते हुए फिर उसमें से सैंपल लेना. लेना तो रैंडमली है, लेना तो रैंडमली आज भी है, उस स्ट्रेटा में से भी रैंडमली लेना. लेना तो रैंडमली है, बट पॉइंट इज सबको कवर करना, क्योंकि डाटा आपका क्या था, हेट्रोजीनियस. क्लियर. यस. सिस्टमैटिक सिलेक्शन पढ़िए जी. The number of sampling units in the population is divided by the sample size to give a sampling interval. बिल्कुल. For example, 50, and having determined a starting point within the first 50, बिल्कुल. each 50th sampling unit thereafter is selected. पहले तो डाटा को हमने एक अलग अलग सैंपल इंटरवल्स पे बांट लिया. जैसे मान लो इतने बिल्स हैं, अब इतने बिल्स मैं भी कैसे चेक करूं, ठीक है. वहां पे एक सिस्टमैटिक बेसिस पे सैंपलिंग होती है. जैसे मान लो क्लासरूम में तो होती थी, जब प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट होती है, जब असाइनमेंट अलॉटमेंट होती है, तो जिनके रोल नंबर के पीछे 4 आता, खड़े हो जाओ. 4, 14, 24, 34, 44 सारे बाहर, आपका प्रोजेक्ट ये है. बट मैंने रैंडमनेस किस पे अप्लाई करी, रैंडमनेस किस पे अप्लाई करी, सिर्फ जो 1 to 10 के बीच में होंगे. रैंडमली नंबर पिक करना, मैंने क्या बोला था, जिनके रोल नंबर के पीछे, रैंडम तो वो है ना जो 14, 24, 34, 44 सिलेक्ट हुए. वो क्यों हुए, वो सिस्टमेटिकली हुए ना. दैट इज सिस्टमेटिक सिलेक्शन. कि सर रैंडमली तो नंबर 1 निकला, बट उस नंबर से अटैच्ड आगे कई थे, तो सारे सिस्टमेटिकली क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए. लाइक बिलिंग में ऐसे कर, जितने भी टोटल बिल्स हैं 2000 बिल हैं, ठीक है ना, हर 40 के इंटरवल्स पे या 40 के टेबल वाले सारे ले.
ठीक है ना, अब 40 80th बिल, नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन, सारे ऑटोमेटिक क्या हो गए, खुद सेलेक्ट हो गए, तो वो बिल्स आपके सामने आ जाएंगे किसी भी बेसिस पे। बट आपके रैंडमनेस क्या थी, सिर्फ पहले वर्ड पे, बाकी जो पिछले वर्ड है वो सारे किस पे चले गए, उसके बेसिस पे। अब कहने को मैं 8 भी कह सकता था, कहने को मैं 7 भी कह सकता, मैंने 4 ही क्यों कहा, रैंडमली। यू हैव टू जस्ट पिक आउट ऑफ 1 to 10। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स होते। नेक्स्ट पढ़िए। ऑल दो A starting point may be determined haphazardly, अब आगे पीछे भी जैसे मर्जी इसको ले सकते हैं। The sample is more likely to be truly random if it is determined by use of, क्या लिखा हुआ है, computerized random number generator और random number tables। ये तो मेथड है सर, अलग अलग, जैसे आपने +1 में भी पढ़े होंगे शायद स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हेन यूजिंग systematic selection, the auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that the sampling interval corresponds with a particular pattern in the population। अब बस एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं जाना चाहिए, आप बस ये चीज देखना, एक चीज मतलब इतनी रैंडमनेस आप जरूर रखना कि अल्टीमेट ऑडिटर सिलेक्ट करते टाइम ये डिटरमिन करे कि सैंपलिंग यूनिट्स विद इन द पॉपुलेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन अ वे, कि मतलब वो स्ट्रक्चर्ड ना हो। अब जैसे अपने को क्लास टीचर का हिसाब पड़ गया कि ये कैसे पिक आउट करती है स्टूडेंट्स को, हर 2 के गैप पे अपन लाइन में पहले ही वैसे खड़े होते थे कि मेरा ग्रुप इसके साथ बने, समझ रहे ना वर्ड। दैट इज, आपने उस केस में क्या करा, डाटा को क्या कर दिया, स्ट्रक्चर्ड कर दिया इन अ वे दैट कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा रहा है, समझ रहे हो। अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपनी रैंडमनेस लेकर आओ, किसी को हिसाब ना पढ़ने दो। ठीक है ना, कि अपना हिसाब ना पढ़ने दो, अल्टीमेट कि मेरे माइंड में चल गया रहा है, मेरा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जो मेरे दिमाग में आया वैसा कह दिया। कभी मान लो कौन से पैटर्न से, कभी कौन से पैटर्न से करूंगा सिस्टमेटिकली सिलेक्ट, बट तुझे नहीं पता लगने दूंगा कि अल्टीमेट मेरा पैटर्न क्या होगा। क्यों, देखो जब तक आप कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट बीच में होगा तब तक आपको चीज इफेक्टिव मिलेगी। अगर उसके अंदर कोई सरप्राइज ही नहीं है, ठीक है ना, तेरे डाटा को, तेरे पॉपुलेशन को पहले ही पता था कि इस तरह से आइटम सेलेक्ट होती हैं, पहले से अरेंज करके रख, फिर तो सब कुछ प्लान चल रहा है, स्क्रिप्टेड चल रहा है ना, काइंड ऑफ। दोबारा पढ़िए। व्हेन यूजिंग systematic selection, the auditor would need to determine that sampling units within the population are not structured in such a way that कि sampling interval correspond करे, उसी को correspond करे जैसा पर्टिकुलर पैटर्न वहां पे बना हुआ था। जैसे कई बार सैंपल चुना, मैं कहा इनका तो सैंपल में होना बनता ही था, वो तो देखने से पता लग रहा है, कहते जी वो कैसे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में तो जा रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर्ड ही ऐसे करा हुआ है कि तुम आओगे इसको सिलेक्ट करोगे और वही 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 सिलेक्ट होते जा रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो। किस बात को लेकर, मैं कहा इनकी स्कीम तो मुझे पहले पता लग जाती है। अब टीचर ने रो बनाई, ठीक है ना, अब उस केस में मेरे को पता कि मान लो कैसे कैसे वो पिक आउट करेंगे, अब पहले आगे पीछे अरेंज हो कि जैसे ही अनाउंस करेंगे वही 5 बंदे आगे सामने, वो तो फिर स्ट्रक्चर्ड वे चला गया, समझ गए ना। तो इस चीज पे थोड़ा वर्कआउट करिएगा कि ऑडिटर डिटरमिन करे कि आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिस्पॉन्ड ना जाए, डिफरेंट 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 किसी ना किसी वे से अलग करिए। क्योंकि अगर सैंपल को इफेक्टिव बनाना चाहते हो ना तो रैंडमनेस मस्ट बी देयर। रैंडमनेस, पता ही नहीं सर किसको बोलेगा किसको नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ये चीज। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, ये तो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में जा ही चुका। नेक्स्ट इज हैप्पैज़ार्ड। हाँ जी, the auditor selects the sample without following a structured technique। अच्छा, सिस्टमैटिक में तो फिर भी एक स्ट्रक्चर तो फॉलो कर ही रहा था ना मैं, सिस्टमैटिक एंड ऑल, कि पहले वाले को रैंडम लिया बाकी अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें तो क्या कुछ भी नहीं, मैं कैसे करूँ, 4 18 21 ये रोल नंबर पर्टिकुलर खड़े हो जाए, मैं कोई सिस्टम ही नहीं बना, कहता इसी को तो कहते हैं हैप्पैज़ार्ड। यही तो हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन है, कोई वे आउट ही नहीं है, कोई वे आउट ही नहीं है। आगे, ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज used, the auditor would nonetheless नॉनदलेस, हाँ avoid any conscious bias or predictability। मैंने सभी खत्म कर दी, मैंने प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म कर दी, उसको पता ही नहीं है कि अल्टीमेट अब टीचर क्या रोल नंबर बोलेगा, किसका बोलेगा। मैं हिसाब लगा रहा हूँ बैठा कि अब ये सिस्टमेटिकली चल रहा है ऐसे ऐसे, मैं इसका हिसाब ही नहीं पड़ रहा क्या क्या चीज क्या है ये, पता ही नहीं लग रहा कि किस बेसिस पे सुनेगा क्या करेगा, समझ गए ना, मेरे पे मत लेना। Normally that is called as haphazard selection. Yes. For example, avoiding difficult to locate items or always choosing or avoiding the first or last जैसे मोस्टली क्या होता है, पता होता है ऑडिटर आएगा
साल की पहली आइटम और साल की आखिरी आइटम, देखेगा देखेगा। मैं क्यों, चिंता ना करो, इस बार मैं भी पढ़ के आया हूँ। मैं भी पता नहीं लगने दूंगा कि क्या चीज मैं चेक करूंगा क्या नहीं करूंगा, एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आना। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज एंड दस अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव अ, मतलब ये भी काइंड ऑफ एक प्योर रैंडम आ गया इसमें तो। डाटा होमो हेट्रो कोई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल रैंडम में तो प्योर क्या था, होमोजीनियस था। ये कह रहा हूं कोई हो, मैं अपनी तरीके से उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और हैपहैज़र्डली, हिसाब ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक ही नहीं है। आगे बढ़िए। यस। Haphazard selection is not appropriate when using statistical sampling. बट स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के केस में इसको ज्यादा यूज नहीं करते। नॉर्मल आप अपनी स्टडी में यूज कर सकते हैं, बट जब भी आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं तो वहां पे ज्यादातर ये नहीं चलता। क्लियर? मेथड क्लियर, क्योंकि वही है ना, कुछ स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, कुछ तुक नहीं है, कल को आपके रिजल्ट्स भी गलत आए, उसका भी क्या फायदा। हमें एक मीनिंग चाहिए, हमें उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो इसीलिए वो चीज जरूरी है कि एक सिस्टमेटिकली करना किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल बेसिस पे। यस। नेक्स्ट इज ब्लॉक सिलेक्शन। हाँ जी। It involves selection of a block and blocks of contiguous items Items. from within the population. बिल्कुल। Block selection cannot ordinarily be used in audit sampling because most populations are structured such that items in a sequence can be expected to have, क्या लिखा हुआ है, जैसे एक एक पर्टिकुलर ब्लॉक ही आपने उठा लिया, बट यूजुअली कहते हैं, आपको पता है कि जो ब्लॉक होते हैं वो सिमिलर आइटम्स की होते हैं ना, तो उस पर तुम कैसे सिलेक्शन कर लोगे, कैसे उसको, फिर तो वो पर्टिकुलर एक ही ब्लॉक आ गया, बाकी तो इग्नोर हो गए सारे। समझ गए ना वर्ड? तो ये अपने आप में काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम ही है। लिखने को कह सकते हैं कि मेथड है, बट ये यूज नहीं होता। लास्ट वाले दो तो मना ही कर गया। तो तेरे लिए मेथड ही कितने बचे? तीन। पहला सिंपल रैंडम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम, तीसरा सिस्टमेटिक। हैपहैज़र्ड यूज नहीं होता। और ब्लॉक सिलेक्शन में क्या है, कंटिगुअस आइटम्स, सेम नेचर की, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली। समझ गए ना वर्ड? दैट इज द पॉइंट। क्लियर? चलिए। हाँ जी, डन। यहां तक कोई डाउट? एक बार रिवाइज करो फटाफट, क्योंकि यहां से आपका टॉपिक शिफ्ट लेगा जी टू नेक्स्ट 1.5 पेज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार टॉलरेबल एरर एक्सप्लेन कर दो। Tolerable error means the maximum level of error in the population which an auditor is ready to accept, कि जिसको मैं मानने को तैयार हूं कि अगर इतनी मिस्टेक आई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज, अगर तुम्हारा टॉलरेबल लेवल बहुत कम है कि मैं मिसस्टेटमेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करता, फिर तो नेचुरली आप लार्जर लार्जर सैंपल साइज लेंगे कि गलती ना रह जाए। और अगर आपका टॉलरेबल लेवल क्या है, ज्यादा है, तो गलती रह भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी रेडी टू एक्सेप्ट था। ये चीज। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और हैपहैज़र्ड में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट उसमें सिर्फ होमोजीनियस आइटम्स थी, और यहाँ पे आपकी हेट्रोजीनियस भी हो सकती हैं, मिक्सअप। ओके सर। यस, डू इट फास्ट। नेक्स्ट वन कितना रह गया हमारा? ये लेक्चर लेगा लास्ट है ना, ये 1:3 के बराबर। हाँ नहीं उस दिन तो मैंने कह दिया था इस पे नहीं होगा ना, कॉम्प्रोमाइज होगा फिर। नहीं नहीं आप हाँ, कल तो फॉर श्योर करेंगे करेंगे। मैं तभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, इससे बढ़िया आप ऐसे करो, अभी वो जो एग्जांपल्स आपको होमवर्क में पढ़ने को दिए हैं आप वही पढ़ो अभी, क्योंकि इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। ये टॉपिक मेरा बढ़िया है, अच्छा है, ये लेक्चर मांगेगा ही मांगेगा। बेटर है कि इसको अपन कल 7-8 के साथ ही, मतलब 7 तो हो ही जाएगा, एक 7-8 टोटलिटी पॉइंट से दोनों इकट्ठे देख लेंगे, अगर टाइम रहा तो। वैसे तो ये टाइम ले लेगा अपना जितना भी है। क्लियर? तो एक बार जो एग्जांपल्स आपको पढ़ने को दी हैं, आप यहीं पे बैठकर अभी सॉल्व करिए, पढ़िए। कोई डाउट है तो साथ के साथ कंसिडर करिए। करिए फास्ट। फर्स्ट तो हो ही गया था। एंड रीजन में मत जाना, भी रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपका डायरेक्टली लिंक कर रहा है विद द इंक्रीज और डिक्रीज, रीजन तब पढ़िएगा, फिर रिप्लाई मुझसे पूछना। अगर कोई सही ना चले तो
एंड रेस्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ये तो चैप्टर 7 कल हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। यस प्लीज, एक मेन बात, चैप्टर तो हम कल ही वाइंड अप करेंगे, बट द मेन थिंग इज कि जो मैंने आपको होमवर्क में यहाँ पे दिए हैं, जो पार्ट हम कह रहे थे कि सर बॉक्सेस आप घर से रीड आउट करके आएंगे, एक चीज काम करिएगा, जितनी भी सिचुएशंस आप यहाँ पे ये रिलेट करेंगे कि सैंपल साइज इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। लिखा इन्होंने भी वही हुआ है, शायद लैंग्वेज कुछ और हो, वर्डिंग कुछ और हो, तो ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में जाने की बजाय अगर आप अपना रिलेशन वही एक्सप्लेन कर लेंगे, बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स तो आपको कॉमन भी मिलेंगे, जो इधर है वही उधर है, क्लियर। बट ध्यान रखिएगा अच्छे पॉइंट्स हैं, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे मोस्ट वेलकम, क्लियर। ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।